जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैप 5 के हवाले से कि आप इसको रिमेनिंग डे में किस तरह पास कर सकते हैं, किस तरह लेके चलेंगे। आई कैप ने आपके स्टडीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ग्रेड ए, बी, सी। ग्रेड ए के अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि 25 टू 35 तक मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके अंदर आपके पास फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स ये शामिल है। इसके अलावा आपके पास जो है वो कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग एसोसिएट ये शामिल है। उसके बाद ग्रेड बी है जो कि आपके पास अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसिड है। इसके अंदर जो है वो आपके पास 25 टू 35 मार्क्स तक जो है वो चीज़ों को एलोकेट किया गया है। इसके अंदर आपके पास IFRS 9, IFRS 16, IAS 38, IAS 41। उसके बाद आपके पास लास्ट ग्रेड है एथिक्स एंड अदर एरियाज़ की, और इसके अंदर आपके पास एथिक्स हैं, IFRS 8 है, IAS 10, 37 है, IFRS 15 है, IAS 12 है, IAS 21 है, जो कि 35 टू 45 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। अब इस पेपर में स्टूडेंट का ज़्यादा फोकस क्या होता है? स्टूडेंट का ज़्यादातर ध्यान जो है वो कंसोलिडेशन की तरफ होता है, ज़्यादा फोकस वो कंसोलिडेशन की तरफ कर रहा होता है। नो डाउट कंसोलिडेशन की तरफ भी उसको फोकस करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसको फाइनल अकाउंट आने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके नोट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अक्सर जब एग्जामिनर उसके सवाल पूछ लेता है तो वहाँ पर बच्चे जो है वो लैग करते हैं, उनको नोट्स बनाने नहीं आते, उनको प्रॉपर पता ही नहीं होता कि किस तरह नोट्स बनाने हैं, किस तरह चीज़ों को लेकर चलनी है। और यही सारी मसले मसाइल जो है वो हमें टेस्ट सेशन में भी देखने को मिले। एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे जो है वो टेस्ट सेशन के स्क्रीनशॉट शेयर करके बच्चों जो मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप जाकर जो है वो उसको हमारे प्लेलिस्ट टिप्स टू पास कैफ की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी जाकर जो है वो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगी वो वीडियो, रीज़न ऑफ फेलियर इन कैप 5 के नाम से होगी। अच्छा, ये कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो कंसोलिडेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं और जो है वो फाइनल अकाउंट के सवाल को इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा कंसोलिडेशन में भी मिस्टेक करते हैं। कंसोलिडेशन में इस तरह के पूरा सवाल नहीं पढ़ते, जस्ट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर बच्चे के माइंड में यही होता है कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के मार्क्स मिलने, पढ़ने के मार्क्स नहीं मिलने। नो डाउट पढ़ने के मार्क्स नहीं मिलने, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने किस तरह पेपर को लेकर चलना है, किस तरह आप उसको हैंडल करेंगे, कैसे जो है वो आप उसका आंसर देंगे। अक्सर औकात ऐसे होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 जो है वो 5 के साथ लिंक होती है, 5 जो है वो 2 के साथ लिंक होती है। तो जब तक हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं पता चलता कि हमने किस तरह जो है वो उसको लेके चलना। इसलिए कंसोलिडेशन के सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ें, पूरा उसको जो है वो जब आप पढ़ लें उसके बाद आपके पास जैसे ही आंसर स्क्रिप्ट आए तो फिर आप जो है वो उसकी वर्किंग ओपन कर लें। वर्किंग में रिलेटेड टू गुडविल या वर्किंग टू रिलेटेड नॉन करंट एसेट, जिस तरह भी आपने उसकी वर्किंग जिस भी टीचर से जिस भी तरह पढ़ा हुआ है, आया आपने उसको जो है वो रो फॉर्म में पढ़ा है, आपने उसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ा या टी अकाउंट्स की फॉर्म में पढ़ा, जिस भी फॉर्म में आपने पढ़ा उस फॉर्म के अंदर जो है उसकी वर्किंग ओपन करें और उसके बाद उसको लेके चलें कि अनरियलाइज प्रॉफिट का क्या करना है, इसका क्या करना है। ठीक है, अगर सब्सिडरी जो है वो उसको सेल कर रही है, एसोसिएट्स को सेल कर रही है पेरेंट को, तब क्या करना है, उस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, उन तमाम चीज़ों का अगर आपको आइडिया होगा तब भी आप इजीली जो है वो इसको लेके चल सकोगे। ठीक है, तो ये ग्रेड ए के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी जो कि हाईलाइट करना बच्चों के साथ ज़रूरी थी। तो नोट्स को लाजमी अच्छे तरीके से फाइनल अकाउंट के देखें। फर्दर जो है वो कंसोलिडेशन जो है उसके क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तभी जो है वो आपके लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करना ईजी होंगे, अदरवाइज़ आपको जो है वो इन फ्यूचर प्रॉब्लम जाके पेश करना पड़ेगी। अब नेक्स्ट आपके पास आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्रेड जो है वो हमारे पास अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स है। इसके अंदर IFRS 9 है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 16 है, लीज, IAS 38 है, इंटेंजिबल एसेट, IAS 41 है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर आप ग्रिप रखें, लेकिन IAS से 38 जो है उसका आपको नोट बनाना चाहिए, उसकी आपको तमाम टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी चाहिए, उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। इस तरह लीजेज इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको ड्रॉबैक जो है वो करने पड़ेंगे। आपको मैन्युफैक्चरर एंड डीलर्स के जो है वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हो, आपको ऑपरेटिंग लीज का पता हो, आपको लेसर का पता हो, आपको लेसी का पता हो, आपको IRR कंट्रोल जो है वो कैलकुलेट करना आता हो, आपको जो लीज रेंटल्स हैं वो आपको कैलकुलेट करने आते हो, आपको उसके ऊपर जो है MCQs के ऊपर उसकी ग्रिप हो, तभी जो है वो आप इस एरिया को इजीली जो है वो पेपर के अंदर हैंडल कर सकोगे, टैकल कर सकोगे। अदरवाइज ये एरिया जो है वो पेपर के अंदर आपके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रिड है, ग्रिड सी, इसके अंदर एथिक्स और अदर एरियाज़ हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो एथिक्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, वो कहते हैं कि जो हम प्रीवियस एरियाज़ के अंदर एथिक्स पढ़ के आ चुके हैं वही एथिक्स हमने यहाँ पे लिखना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एथिक्स के ऊपर आप फोकस करें। दूसरा रीज़न ये कि IAS 1037
क्योंकि वो जो है थोरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा, तो उसके अंदर बच्चे जो है वो फोकस नहीं करते, उनको जवाब लिखना ही नहीं आता कि हमने किस तरह जो है वो IAS 1037, उनको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का पता है, लेकिन उनको अब पेपर के ऊपर उसको प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा कि हमने किस तरह इसका आंसर का जवाब देना है, किस तरह लेके चलना है, किस तरह हम लिखेंगे, किस तरह जो है हम प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्लां कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इन चीज़ों का जब नहीं पता होगा स्टूडेंट्स को तो उसको जो है वो लैक होगा। इसी तरह IFRS 15 ये भी जो है वो आपके पास थोड़ा बहुत थोरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा जो है नो डाउट न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता होंगी, आपको जो है वो 5 पॉइंट्स नहीं पता होंगे, तो आप किस तरह जो है वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरह लेके चलेंगे, और अल्टीमेटली आपको जो है वो ड्रॉबैक फेस करना पड़ेगा। IAS 21 ठीक है, अच्छा एरिया है, इसके ऊपर भी आप फोकस करें, अच्छे से अच्छा जो है वो इसको रिटेन करें। IFRS 8 जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इसके अंदर मेजर जो है स्टूडेंट्स को उसके डिस्क्लोजर और उसकी रिक्वायरमेंट ही जो है वो फुलफिल नहीं करनी आती। मेजर जो गलतियां देखने को मिली हैं वो ये है कि जैसे अगर आपसे जनरल एंट्रीज पूछी हैं तो डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, हर क्वेश्चन को नए पेज से नहीं किया गया, ब्लैक बॉल पेन अभी तक यूज़ नहीं करते, हालांकि आपको ऑलरेडी इस चीज़ का फेमिलियर है, आप जो है वो कैफ जो है अपना 1 है FAR 1 वो पास करके तभी जो है वो आप FAR 2 के अंदर आए होंगे, तो अगर उसके ऊपर जो है वो बच्चे फोकस नहीं करते। इसके अलावा वर्किंग के रेफरेंस नहीं देते, अक्सर जगहों के ऊपर बच्चे वर्किंग के बिल्कुल रेफरेंस नहीं देते, वर्किंग के रेफरेंस जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, वर्किंग के रेफरेंस जो है वो स्किप कर जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते वर्किंग के ऊपर, उसके आगे मूव ऑन करते जाते हैं और वर्किंग को जो है वो इग्नोर करते जाते हैं। अगेन इन तमाम चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस रखें, और लास्ट के अंदर जो है वो आप SC लर्निंग का मिड मॉक सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मिड मॉक नहीं ज्वाइन करना चाहते तो एक चीज़ की प्रैक्टिस लाजमी करें, वो मैं अपनी 12 बार हर वीडियो में हर जगह पे आपको कहता रहा हूँ कि 2 प्रीवियस अटैम्प्ट के पास पेपर एटलीस्ट वो 1 सिटिंग के अंदर बैठ के ज़रूर अटैम्प्ट करें। सबसे पहले आप जो है वो सितंबर 2023 का पास पेपर पकड़ें, उसको कंप्लीट डिटेल के अंदर अटैम्प्ट करें, उसके बाद जो है वो उसका प्रीवियस जो मार्च 2023 का पास पेपर है उसको बैठ के 3 घंटे के अटैम्प्ट करें, तो 6 घंटे के अंदर आप ये 2 पेपर लाजमी अटैम्प्ट करें, ताकि आपको पेपर प्रेशर का पता चल सके, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो सके, ताकि आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पता चल सके कि किस तरह आपने जो है वो अपने पेपर को पास करना है, किस तरह आपने लेके चलना है। तो IAS 1037 के ऊपर भी फोकस करें, उसको इग्नोर ना करें, इसी IFRS 15 को इग्नोर ना करें, इसी तरह उन एरियाज़ को इग्नोर ना करें जो कि न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़े से बोरिंग है। नो डाउट कि ये एरियाज़ थोड़े से स्टूडेंट को बोरिंग लगते हैं, जिसकी वजह से वो इनको इग्नोर कर देता है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि जब वो क्वेश्चन आता है तो उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाता। पेपर के अंदर आप जो भी क्वेश्चन पहले कंसोलिडेशन का स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको जो है वो कंसोलिडेशन का नहीं आया है, नोट्स टू द अकाउंट्स का आया है, जिसका भी क्वेश्चन आया है IAS 1037 का आया है, जिससे रिलेटेड आया है, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले रीड डाउन करें और आप नोट कर लें कि जैसे आपके पास आंसर स्क्रिप्ट आनी है तो आपने उसको लेके चलना है। उससे पहले आप MCQs के ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, MCQs को जो है वो अटेम्प्ट करें 7-8-9 मिनट के अंदर, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करें, उसके बाद की जो एडजस्टमेंट जिससे लिंक करते हैं, अगर कंसल्टेशन का सवाल है तो एडजस्टमेंट 1 अगर ऊपर दिए हुए टेबल में से 1 के साथ लिंक करती है तो वहाँ पर आप हल्का सा डॉट लगा लें, या कोई सर्कल बना लें, या कोई आप जो है स्क्वायर बना लें, इस तरह की चीज़, या सेमी सर्कल बना लें, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि ये इसके साथ जो है वो एडजस्टमेंट लिंक करती है। जैसे फिर पेपर है आप उसको सॉल्व करना शुरू करें, कंसल्टेशन के क्वेश्चन की जो है वो वर्किंग ओपन कर लें, और उसके बाद उसको जैसे जैसे उन वर्किंग से आपको आंसर मिलता है उसको फेस के ऊपर ला के पुट इन करते जाएं। जो क्वेश्चन आप इजीली जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर हासिल कर सकते हैं, वो इजीली जो है, जैसे आपके पास कैपिटल है या कोई और चीज़ें हैं, या जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इजीली आप उसको फेस के ऊपर ला के लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास कैश है या कोई और चीज़ है जिसके ऊपर जो है एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, उसको आप इजीली ला के फेस के ऊपर लिखें और उसके आप इजीली जो है वो मार्क्स वगैरह जो है वो हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप की मार्किंग है, जहाँ पे फंस जाएँ, कोई चीज़ समझ ना आए उसको मूव ऑन कर जाएँ, उस चीज़ को स्किप कर दें, छोड़ दें, एज्यूम कर लें, ठीक है, कुछ भी कर लें, लेकिन टाइम जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें किसी एक क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा ना हो कंसल्टेशन का सवाल करते हुए आप 1.5 घंटा जो है सिर्फ कंसल्टेशन को ही इन्वेस्ट कर दें कि नहीं जी मैंने कंसल्टेशन का सवाल 100% सही करना है, मैच करके उठना है, हर चीज़ टैली करके उठनी है, तो ऐसा नहीं होता। फाइनल एग्जाम्स के अंदर आपने जो है वो हर क्वेश्चन को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो एलोकेटेड टाइम आपके पास है उसके अंदर रहते हुए या 1-2 मिनट से ऊपर प्लस लेकर आपने उसके अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां तक वो सॉल्वर ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम किसी एक क्वेश्चन के ऊपर फंस जाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा ईजी होता है। अगर हम इस क्वेश्चन में से 40% मार्क्स गेन कर सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में से हम 70% मार्क्स गेन कर सकते हो, 80% मार्क्स गेन कर सकते हो, तो क्यों हम उन 70-80% मार्क्स को जो है वो इग्नोर करें इस एक 40% को 100% की तरफ लेके जाने की वजह से अपना मजीद टाइम भी ज़ाया करें, और बाद में जो है वो प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाए, बिल्डअप हो जाए, और हमसे बाकी सवाल करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको टेस्ट देने से, या इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको मिड मॉक देने से, या इसकी आपको प्रैक्टिस जो है वो पास पेपर के क्वेश्चन करने से आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल जो है वो आपको अल्टीमेटली आपको जो फाइनल एग्जाम्स है उसके अंदर आपको प्रेशर होगा और आपको समझ नहीं आएगी। और अल्टीमेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिनका कहना ही होता है कि जी हमसे लिखा ही नहीं जा रहा था,
क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होती, आपने पेपर प्रेशर नहीं लिया होता, आपने कभी टेस्ट नहीं लिए होते, आप बस जो है वो लेक्चर्स लेते हैं, उसके बाद उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं, 1.5-2 घंटे में या घंटे के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो ईजी मूड के अंदर आप सॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के आप क्वेश्चन नहीं जो है वो सॉल्व करते हैं, आपने हैंड फ्री लगाई होती है या किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं और फिर आप रहते हुए जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो आम रूटीन के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसका अल्टीमेटली आपको पेपर में जाकर ड्रॉबैक जो है वो बेयर करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप एनालाइज करें, इन तमाम चीज़ों को लेके चलें। अगर फिर भी आपका कोई फर्दर मोर क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे पूछ सकते हैं। ये तमाम पीडीएफ फाइल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप रिवीजन प्लान्स को भी देख सकते हैं और अगर इन रिमेनिंग टाइम्स में इन रिवीजन प्लान्स को भी जो है वो फोकस करके अपने पेपर को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।